अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आइल्स स्कोरिंग सिस्टम के बारे में। चूँकि हमने एक अपडेटेड न्यू सिलेबस के साथ 2026 के लिए एक नया फ्री आइल्स कोर्स स्टार्ट किया है। ये है लेक्चर नंबर 3 उसी सीरीज़ में से। तो लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझाई थी। स्पेसिफ़िकली आपको मैंने समझाया था कि आइल्स बैंड्स का क्या रिलेशन है सिफ़र लेवल के साथ, इंग्लिश के साथ, और प्रोफ़िशिएंसी लेवल को किस तरह मेज़र किया जाता है, मापा जाता है, नापा जाता है उस वहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी, और चूँकि ये जो लेक्चर है स्कोरिंग सिस्टम में हम एक कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाले हैं आइल्स स्कोरिंग सिस्टम का, लिसनिंग के लिए, रीडिंग के लिए, राइटिंग और स्पीकिंग के लिए। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आइल्स का जो स्कोरिंग सिस्टम है वो परसेंटेज या नंबर वगैरह में नहीं होता, बल्कि आइल्स का 9 बैंड स्केल होता है एक्चुअली। और आइल्स का स्कोर जो है, आइल्स स्कोर किया जाता है बैंड 1 के रेंज से लेकर बैंड 9 तक, बैंड 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। हर बैंड जो है, ईच बैंड जो है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है हमारे हमारी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल को। हर स्टूडेंट का, हर एक कैंडिडेट का, हर एक बंदे का डिफरेंट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल होता है। कुछ बिगिनर लेवल के होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट, कुछ एडवांस। जो एडवांस लेवल प्रोफिशिएंसी रखते हैं उनके मोस्टली जो बैंड्स आते हैं 7, 7.5, 8, 8.5 अप टू 9 ये आ जाते हैं। तो समझ लेना कि इस बंदे का प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है, इंटरमीडिएट नहीं बल्कि एडवांस है। अब स्पेसिफिकली हर एक बैंड को अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे देख सकते, चलो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक ये स्केल में मैंने बैंड्स लेके हैं, क्या बैंड्स, और हर एक बैंड का स्किल लेवल होता है, राइट, स्किल लेवल। अब हर स्किल लेवल बैंड का डिफरेंट डिस्क्रिप्शन है। जैसा कि अगर किसी ने 9 बैंड्स लिए आइल्स में तो समझ लेना कि ये एक्सपर्ट यूज़र है इंग्लिश का, एक्सपर्ट यूज़र, एक्सपर्ट का जो स्किल लेवल है वो एक्सपर्ट यूज़र तक है। जिसका मतलब ये है कि ये बंदा फुली ऑपरेशनल कमांड रखता है इंग्लिश के ऊपर, वो फ्लुएंट भी है, एक्यूरेट भी है, और एंड ही हैज़ अ फुल कमांड ओवर इंग्लिश, राइट, क्योंकि उसने 9 बैंड्स लिए, एक्सपर्ट यूज़र है। 8 बैंड वाला भी काफ़ी गुड यूज़र समझा जाता है, वेरी गुड यूज़र, उसका भी फुली ऑपरेशनल कमांड होता है। लेकिन ओकेशनल अनसिस्टमेटिक एरर, उनसे ये गलतियाँ हो सकती है, ओकेशनल एरर, राइट, अनसिस्टमेटिक, ये इंटेंशनली नहीं होते, लेकिन फिर भी ये गुड यूज़र ही समझा जाता है। और 7 बैंड्स लेने वाले को गुड यूज़र समझा जाता है, राइट, जिसका ऑपरेशनल कमांड तो होता है लेकिन ओकेशनल इनएक्यूरेसीज भी इसकी इंग्लिश में हो सकती है कहीं कहीं पे, राइट। तो 6 बैंड अगर किसी ने लिया है तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये उनको इसको हम स्किल लेवल को हम डिस्क्राइब करेंगे कि वो क्या है, कॉम्पिटेंट यूज़र है, जिसका मतलब है दैट ही हैज़ जनरली इफेक्टिव इन इंग्लिश दो विद सम मिस्टेक्स, राइट। इस तरह नीचे चले जाए, मोडेस्ट यूज़र 5 बैंड्स वाले को, लिमिटेड यूज़र 4 बैंड्स लेने वाले को कहते हैं हम, एक्सट्रीमली लिमिटेड यूज़र को हम 3 बैंड्स जिसने लिए तो उसको एक्सट्रीमली लिमिटेड यूज़र हम कहते हैं, व्हिच मीन्स ही कैन ओनली अंडरस्टैंड्स जनरल मीनिंग्स ऑफ some words, right, a little bit about little bit English, right, but he's not able to speak, write and listen, right, complex structures। 2 बैंड्स लेने वाले कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट को इंटरमीडिएट यूज़र कहा जाता है, विच मीन्स ही हैज़ एक्चुअली नो रियल कम्युनिकेशन बियॉन्ड सम आइसोलेटेड वर्ड्स, राइट। कुछ इंडिविजुअल आइसोलेटेड लफ्ज़ों के अलावा उनके पास कोई रियल कम्युनिकेशन तो होता नहीं। और जो वो जिसकी बैंड्स 1 हो उसको हम नॉन यूज़र कहते हैं, विच मीन्स ही एक्चुअली एसेंशियली हैव नो एबिलिटी बियॉन्ड फ्यू वर्ड्स, राइट। तो ये क्या है, प्रोफिशिएंसी लेवल को डिस्क्राइब करते हैं बैंड स्केल के एंगल से। और बैंड स्केल का जो ताल्लुक सेफर लेवल के साथ है वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। चलो थोड़ा चलते हैं कि बैंड स्केल किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। ओवरऑल बैंड स्कोर कैलकुलेशन, राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ओवरऑल बैंड स्कोर कैलकुलेशन। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरऑल बैंड जो है
वो एक्चुअली एक एवरेज होता है हमारे 4 सेक्शन का। 4 मॉड्यूल्स जो है आइल्स के, जो 4 मॉड्यूल सेक्शंस होते हैं, जैसे कि लिसनिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, स्पीकिंग सेक्शन। इन ही सारे चारों सेक्शन का एवरेज निकाल के राउंडेड करके नियरेस्ट हाफ या होल बैंड में कन्वर्ट किया जाता है। नियरेस्ट हाफ और होल बैंड का मतलब क्या है, मैं आपको समझा दूंगा। राइट, हाफ बैंड या होल बैंड अपने याद रखना है, हाफ या होल। नियरेस्ट इसलिए अगर बैंड हाफ के करीब हो तो हम हाफ में चले जाएंगे, होल के करीब हो तो हम आगे पीछे करके कुछ पॉइंट्स इशारे में उसको हम होल बैंड में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि 7 बैंड्स होल बैंड है, 7.5 ये क्या है, हाफ बैंड है 7 प्लस के ऊपर। राइट, तो ये क्या है, होल और हाफ बैंड का कॉन्सेप्ट है। चलो एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। लेट्स सपोज लिसनिंग में एक बंदे ने 6.5 बैंड्स लिए, रीडिंग में 6.5 बैंड, राइटिंग में 5 बैंड्स, स्पीकिंग में 7 बैंड्स। आप डिफरेंट सेक्शंस है। सवाल ये है कि क्या ओवरऑल जो फाइनल बैंड्स रिजल्ट बनेगा इस स्टूडेंट, इस कैंडिडेट का, वो 6.5 होगा या 5 बैंड होगा या 7 बैंड होगा। तो इसको ना सारों को उठा के 8 किया जाता है, फिर 4 पर डिवाइड किया जाता है और हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आएगा, 6.25 बैंड्स। क्या आएगा, 6.25 बैंड्स। अब 25 जो है 25, ये 50 के करीब ही है। राइट, 50 के लगभग। तो 25 को हम क्या करेंगे, हम लास्ट डिजिट उड़ा के ना हम यूँ समझेंगे कि 2 की बजाय हम 5 रख लेते हैं, तो 6.5 बैंड्स इसका राउंड करके। राइट, राउंड लिया, राउंड आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। राइट, राउंडिंग। तो ये इशारिया में राउंडिंग करके इनका ये निकल आता है फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब चलो अब मैं आपको स्पेसिफिकली ये चीज़ें आपको दिखा दो। लेट्स सपोज ये मैंने कुछ स्टूडेंट्स या यूँ समझे डिफरेंट डाटा उठाया हुआ है, डेटा डिफरेंस कैंडिडेट का। एक है जिसके 6.5 6.5 5% जिसकी हमने अभी बात की। एवरेज निकाल के ये आएगा क्या, चारों का एवरेज निकाल के, औसत निकाल के बैंड्स आएगा 6.25 बैंड्स। और ओवरऑल बैंड राउंडिंग के बाद जो निकलेगा वो होगा 6.5। क्या होगा, 6.5। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की यही सारे के सारे क्या है, ये उसने स्कोर किया है डिफरेंट सेक्शन में। लिसनिंग उनकी ज़्यादा है 7.5, रीडिंग में 7 है, राइटिंग में 6.5, स्पीकिंग में 6 है। आप इन चारों सेक्शन का एवरेज निकाल के जो आएगा वो होगा 6.75। ठीक है, 6.75। अब 6.75 में स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजिंग होती है कि हम 6.5 रखें या 6 रखें या 7 रखें। अब 6.5 ऑलमोस्ट नियर है 7 बैंड्स के। ठीक है, क्योंकि 50 भी क्रॉस किया है, 75 है, यहाँ पे 75 है। तो हम राउंडिंग करके ना एवरेज जो लास्ट में ओवरऑल बैंड बच जाते हैं स्टूडेंट के। तो नियरेस्ट है किसके नियर है, फुल बैंड के। तो फुल बैंड यहाँ पे 7 बैंड आएगा। राइट, और हाफ बैंड की भी नियरेस्ट है, 6.5 की भी नियर था, 7 की भी लेकिन 75 था तो हमने 7 को ही प्रेफर किया। तो इस तरह बैंड कैलकुलेट किए जाते हैं। राइट, इस तरह यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट का आप देख सकते हैं। राइट, जिसका फाइनल 7.5 आया है। राइट, अदरवाइज उनकी डिफरेंट थे, क्या थे, डिफरेंट थे। तो इस तरह ये कैलकुलेशन होता है। स्पेसिफिकली अगर हम देखें डिफरेंट के लिए, जैसे कि मैंने फ़िलहाल अभी रीडिंग सेक्शन, लिसनिंग सेक्शन के लिए चार्ट आपके सामने रखा है। स्कोर कन्वर्जन का चार्ट है ये, रीडिंग सेक्शन के लिए और लिसनिंग सेक्शन के लिए। अब यहाँ पर आप लिसनिंग बैंड देख सकते हैं। हम सब जानते हैं कि लिसनिंग में और रीडिंग में 40 क्वेश्चन होते हैं। कितने, 40 क्वेश्चन। रीडिंग सेक्शन में, लिसनिंग सेक्शन में, ये दोनों क्या है, रिसेप्टिव स्किल है। अब लेट्स सपोज किसी ने स्कोर किए, यहाँ से देख सकते हैं 16 से लेकर 7 पॉइंट्स उसने लिए लिसनिंग या रीडिंग में। तो उसका बैंड कहाँ पर आएगा, ग्राफ से आप देख सकते हैं। हम देखें तो ये 4.5 बैंड उसने अचीव किया। कितना, 4.5। ठीक है, इस तरह 18 से लेकर 22 क्वेश्चन
पॉइंट्स उसने ले ली है, तो ये 6 के करीब है। आप कह सकते हैं कि 4 से अगर आप थोड़ा चले जाए, तो ये से 5.5 बैंड्स इनके बनेंगे। इस तरह का यहाँ पर लास्ट में आप देख लें, 37 या अगर 38 क्वेश्चन किसी ने करेक्ट किए 37 से लेकर 38 तक, तो उनका बैंड कितना बनेगा 8.2। और अगर किसी ने 39 से लेकर 40 तक क्वेश्चन करेक्ट किए, तो ये 8.5 से लेकर 9 बैंड उसने क्या किया, अचीव किए 9 बैंड्स। तो आप ग्राफ इनका देख सकते हैं। इस तरफ क्या है, बैंड्स है, ये क्या है, पॉइंट्स है, क्वेश्चंस है 1 से लेकर 40 तक, ठीक है। तो इस तरह लिसनिंग और रीडिंग में स्कोर कन्वर्जन होता है। जब आप क्वेश्चंस करेक्ट करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको बैंड्स मिलते हैं। राइटिंग में ना और स्पीकिंग में डिफरेंट है। राइटिंग में जो स्कोरिंग क्राइटेरिया है, वो 4 क्राइटेरिया को मेजर किया जाता है। 4 क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखते हुए, राइट, वो आपको बैंड्स देते हैं, मार्क्स, ठीक है। अब हर एक क्राइटेरिया 50% क्या करता है, वेटेज रखता है। ईच काउंट फॉर 25% ऑफ योर राइटिंग स्कोर। टास्क 2 इज डबल वेटेड, राइट। टास्क 2 चूंकि उनके 240 वर्ड्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली, टाइमिंग भी ज़्यादा होता है। और टास्क 1 तो अप्रॉक्सीमेटली 150 वर्ड्स का होता है, तो टास्क 2 जो है डबल वेटेड रखता है, राइट। इसमें सवाल ये है कि वो 4 क्राइटेरिया है क्या। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो क्राइटेरिया जो वो देखते हैं, जिसकी बुनियाद पर आपको मार्क्स देते हैं वो बैंड्स, वो है टास्क अचीवमेंट या टास्क रिस्पांस। इसका मतलब ये है, उसने आपसे जो कुछ मांगा था, अपनी वही चीज़ लेकर या उसके इर्द गिर्द जाके अपनी तरह से चीज़ें ऐड की, जो मांगा था एग्जैक्ट चीज़ लेकर है कि नहीं, राइट। आपका रिस्पांस क्वेश्चन को वाकई सेटिस्फाई कर रहा था कि नहीं, तो टास्क अचीवमेंट जो रिस्पांस है, राइट, वो भी मेजर किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। दूसरा, आपके राइटिंग में जो वो आपको राइटिंग चेक कर रहे होते हैं, उस दौरान कोहेरेंस और कोहेजन को ही देखा जाता है। कोहेरेंस कोहेजन का मतलब है कि आपने जो जितना भी पैसेज, आर्टिकल है, जो ऐसे लिखा था, क्या वो लॉजिकली वेल कनेक्टेड था। आपके जितने भी पैराग्राफ्स, ओपिनियन थे, वो लॉजिकली वेल कनेक्टेड थे, राइट। ऐसे ना हो कि आपने एक पैराग्राफ में बात डिफरेंट की थी, तो दूसरा वाला वेल डिफरेंट था, वो कनेक्ट नहीं हो रहा था। और साथ में आपके जो सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ड्स है, उसके अंदर प्रॉपर कोहेजन पाया जाता है कि नहीं, राइट। कोहेसिव डिवाइसेस का आपने अच्छी अंदाज से यूज़ किया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे यहाँ पे काउंट की जाती है, राइट। तीसरा जो चीज़ है, लेक्सिकल रिसोर्स। लेक्सिकल रिसोर्स आपके मतलब ये है कि आपने वोकेबलरी जो वर्ड्स है, मौके के मुनासबत से आपने वर्ड्स का एग्जैक्ट फॉर्म लिखा है कि नहीं, किसी चीज़ के लिए आपने प्रॉपर डिक्शन, प्रॉपर वर्ड्स का चुनाव किया है कि नहीं, राइट। वेदर यू चूज, राइट, विल यू रियली choose right and exact words for the things, right, the words where it should be there, right। तो वो भी नापा जाता है वहाँ पर। टास्क 4 का मतलब है ग्रामेटिकल रेंज इन एक्यूरेसी। ये क्या है, 4 क्राइटेरिया है। फोर्थ वन का आपने ग्रामर कितना बेस्ट अंदाज से एक्यूरेटली यूज़ किया है सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर। आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा है कि नहीं, ग्रामर मिस्टेक तो आपकी नहीं है। अगर वोकेबलरी मिस्टेक ना हो, राइट, ग्रामर मिस्टेक ना हो, आपके सेंटेंसेस पैराग्राफ वेल कनेक्टेड हो, आपके ओपिनियन लॉजिकली वेल कनेक्टेड हो, जो कुछ उसने आपसे मांगा हो, आपने एग्जैक्ट रिस्पांस दिया हो, तो आपको अच्छे बैंड्स मिलेंगे राइटिंग में, अदरवाइज नहीं। जो स्पीकिंग सेक्शन है, स्पीकिंग की स्कोरिंग क्राइटेरिया भी 4 है, राइट, थोड़ा सा डिफरेंट है। सो स्पीकिंग स्कोरिंग क्राइटेरिया है, वो भी क्या है, 25% वेटेज रखता है। हर एक क्राइटेरिया काउंट के 25% ऑफ योर स्पीकिंग स्कोर, जिसमें पहला जो है वो है फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। आप जो आंसर उन एग्जामिनर के सामने पेश कर रहे हो बोलते वक्त, क्या फ्लुएंटली बोल रहे हो या नहीं, क्या वो आप कोहेरेंटली उनको सामने रख रहे हो, तुम्हारे सेंटेंसेस आर या वेल कनेक्टेड है कि नहीं है,
ये भी क्राइटेरिया है आपको मेज़र करने का आपकी स्पीकिंग को। दूसरा है लेक्सिकल रिसोर्स, आपकी वोकैब्युलरी वीक नहीं है, आप प्रॉपर वर्ड्स का चुनाव कर रहे हो बोलते वक़्त, राइट? व्हेन यू आर गिविंग अ प्रॉपर रिस्पॉन्स इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर, whether in that case will you really choose exact and proper words or not, the lexical resource भी exactly मैटर करता है, राइट? लेक्सिक का मतलब होता है ना वोकैब्युलरी, आपके वर्ड्स, राइट? ग्रामर रेंज एक्यूरेसी भी मैटर करता है, क्या आपकी स्पीकिंग में ग्रामर मिस्टेक तो नहीं, डिफरेंट क्या आप इनएक्यूरेट स्ट्रक्चर तो नहीं उठा रहे बोलते वक्त। तो यू मस्ट हैव टू चूज करेक्ट स्ट्रक्चर, you must have to speak right thoroughly, right, in a proper way, accurately, using a proper grammatical range, then they will give you a good bands। और नेक्स्ट जो है प्रोनाउंसिएशन, आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, ये नहीं मतलब एक्सेंट चलो मैटर करता है, लेकिन आपकी जो इंटरनेशनल प्रॉपर जो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है एटलीस्ट वो देखते हैं कि आप कितना परफेक्टली अच्छी अंदाज से चीज़ों को आप प्रोनाउंस कर रहे हो, राइट? दे काउंट ऑल ऑफ दिस थिंग्स, राइट? तो ये भी क्या होता है, यही इन चारों क्राइटेरिया को ना उठा के ना मद्देनज़र रखते हुए वो आपकी स्पीकिंग सेक्शन को मेजर करते हैं, राइट? फाइनल में कुछ प्रिपरेशन टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखो, लिसनिंग रीडिंग ज़्यादा किया करें, प्रैक्टिस एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, राइट? खासकर लिसनिंग और रीडिंग में, राइट? आपने क्या करना है, आपने एक्यूरेसी के ऊपर प्रैक्टिस करना है और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। और द राइटिंग में आपने क्या करना है, फोकस ऑन स्ट्रक्चर, कोहेरेंस एंड वोकैबुलरी रेंज, राइट? लिखते वक्त अपने वोकैबुलरी रेंज को, अपने वोकैबुलरी को बढ़ाना है कि आपको डिफरेंट वोकैबुलरी, डिफरेंट वर्ड सिनोनिम आपको आने चाहिए, और आपका स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होना चाहिए, सिर्फ सिंपल सेंटेंस से काम नहीं चलने वाला, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कंडीशनल सेंटेंस अपने राइटिंग में लाने होते हैं, तभी जाके आप उनको इम्प्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है स्पीकिंग में। स्पीकिंग में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप क्या करें, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, प्रैक्टिस फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है प्रोनाउंसिएशन का भी, राइट? क्योंकि हमें बचपन से गलत प्रोनाउंसिएशन पढ़ाया जाता है, और फ्लुएंसी के ऊपर प्रैक्टिस किया करो, फ्लुएंसी आएगी आपकी प्रैक्टिस से, राइट? और एक चीज़ आपने याद रखना है, रिमेंबर आई टेस्ट कम्युनिकेशन नॉट मेमोराइजेशन, राइट? ये याद रखना कि आयल का जो टेस्ट है वो, सॉरी, आयल्स जो है वो आपके कम्युनिकेशन को टेस्ट करते हैं वहाँ पे, ना कि तुम्हारे मेमोराइजेशन को। ऐसा आप नहीं कर सकते, चीज़ें याद करके वहाँ पे आप उनके सामने बोलोगे नहीं, डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स क्वेश्चन आपके सामने आएँगे, वहाँ पे आप अपनी तरफ से कम्युनिकेशन करोगे, जो चीज़ आपने मेमोराइज़ की थी रट्टे लगा के, वहाँ वो आपको वहाँ पे जाके मदद नहीं देगी। तो ये छोटा-सा जो लेक्चर था, आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है डिफरेंट स्टूडेंट के लिए कि हमने आइल्स का स्कोरिंग सिस्टम किस अंदाज से काम करता है, राइट? ये लेक्चर नंबर तो ये है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू स्टे अपडेटेड, राइट? यू नीड टू बी वेटिंग फॉर दैट लेक्चर, जब तक मैं इनको रिकॉर्ड ना कर दूँ। सी यू टुमारो अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।